जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखो क्या होता है कि हमारे बॉडी में कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। जैसे क्या ले जाना पड़ता है, जैसे देखिए हम जहाँ पे भोजन किए, है ना, जैसे भोजन किए तो भोजन से निकला क्या, ग्लूकोज खाए होंगे हम, ग्लूकोज के रूप में जो पचा होगा, चावल खाए होंगे, दाल खाए होंगे, कुछ भी खाए होंगे, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ग्लूकोज लिए, है ना। तो ग्लूकोज कहाँ पे गया, ये आपको पता होगा, ये क्या है, ये आंत है और ये छोटी आंत है। मान लो कि छोटी आंत के पास यहाँ पे जाके ग्लूकोज टूटा, और ग्लूकोज टूटने के बाद क्या होता है, ये गया कहाँ पे, रक्त वाहिका में, है ना, जिसमें रक्त बहता है ना। ये ग्लूकोज कहाँ पे गया, रक्त वाहिका में। अब यहाँ पे ग्लूकोज आया तो ग्लूकोज क्या होगा, पूरे बॉडी में जाना चाहिए, है ना। ग्लूकोज क्या, पूरा बॉडी क्या हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, नाक, मुंह, है ना, पूरे बॉडी के सेल में जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेल में ग्लूकोज जाएगा तभी ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूट के एनर्जी बनाएगा, जिसका हम लोग यूज करते हैं चलने में, फिरने में, दौड़ने में, मतलब हर एक कार्य में एनर्जी की जरूरत होती है ना। तो एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमको, ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज टूटेगा कैसे, तो ऊर्जा ऑक्सीजन से, है ना। तो ग्लूकोज तो जाएगा कहाँ पे, हर एक सेल में जाना चाहिए। तो हर एक सेल में ले जाने के लिए कुछ ना कुछ हमारे बॉडी में रहता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, ये जो बोले हैं जिसमें रक्त बहता है उसको बोलते हैं रक्त वाहिनी, है ना, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। और बाय ब्लड मतलब कि ब्लड से होके जाता है, ये बाय ब्लड से जाता है कहाँ पे, हर एक सेल में जाएगा, और हर एक सेल में जाएगा तो वहाँ से यहाँ सेल में टूटेगा तो वहाँ से बनेगा क्या, एटीपी बनेगा, ऊर्जा बनेगा, और शाम को उसका यूज करेंगे। उसी तरह से एक होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी कहाँ जाएगा, जैसे यहाँ पे होता है लंग्स, आपको पता होगा इस तरह से, है ना। ये हो गया क्या, आपका लंग्स। तो लंग्स से यहाँ पे आया, सब हवा आया यहाँ से, लेकिन यहाँ जाएगा जो ऑक्सीजन जाएगा सिर्फ, और ऑक्सीजन जाएगा किससे, ये भी रक्त वाहिनी से जाता है। रक्त से किसे जाता है, ऑक्सीजन से, पता होगा आपको। ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से प्रतिक्रिया करके बनाता है क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और बाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन के जाता है कहाँ पे, हर एक सेल में जाता है और देता है उसको क्या। जैसे मान लो यहाँ पे से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, और ऑक्सीजन कहाँ पे गया, किसी एक सेल के पास लेकर गया और इसमें ऑक्सीजन दे दिया। इसमें ग्लूकोज यहाँ से लिए थे और ऑक्सीजन यहाँ से आया, मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, ऊर्जा बनाएगा। और इस तरह से पूरा वर्क करता है बॉडी हमारा, है ना। तो यही देखना है हमको परिवहन में, कि ग्लूकोज का या ऑक्सीजन का या कुछ और चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह हमको पहुँचाना है। कहाँ पे पहुँचाना है, तो जहाँ पे मेन चीज़ आ रहा है, जैसे लंग्स से किसी सेल में पहुँचाना है, छोटी आंत बड़ी आंत में जो पाचन हो रहा है वहाँ से सेल में पहुँचाना है ना। तो लंग्स से मेन काम सेल तक पहुंचाना, है ना। या बोल सकते हैं क्या कि छोटी आंत, या बोल सकते हैं कि मूल स्रोत, क्योंकि इसका क्या बोल सकते हैं, मूल स्रोत, क्योंकि सारा भोजन जो पचेगा यहीं रहेगा, तो इसका हो गया क्या, मूल स्रोत। मूल स्रोत से सेल तक पहुंचाना, है ना। ये तो पहुंच गया। अच्छा ऐसा तो है क्या, देखो जब यहाँ पहुँचता है ग्लूकोज सेल में, जैसे मान लो कि सेल में आ गया क्या, ग्लूकोज, और आ गया ऑक्सीजन, ये दोनों टूटेगा। इस टूटने की क्रिया को बोलते हैं, याद रखना, उपापचय। इसको बोलते हैं क्या, उपापचय, मेटाबॉलिक रिएक्शन। और मेटाबॉलिक रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है क्या, एटीपी बनता है। क्या बनेगा, एटीपी। तो इस एटीपी जिसको बोलते हैं आप ऊर्जा, इस ऊर्जा के बनने के क्रम में कुछ ना कुछ हमारे सेल में कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ भी बनता है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, जो हमारे बॉडी को उसकी आवश्यकता नहीं होती है ना। तो उसको बोलेंगे क्या, हानिकारक पदार्थ है वो, है ना। तो इस हानिकारक पदार्थ को बॉडी से बाहर भी तो निकालना है। ऐसा नहीं है कि सेल में ही रह जाएगा, हमारे शरीर में रह जाएगा तो हमको हानि कर देगा। तो इसको हानिकारक पदार्थ को निकालना भी, जो बेकार पदार्थ है उसको बॉडी से बाहर भी निकालना है ना। तो उसको क्या करेंगे, सेल से बाहर निकाल के लाएंगे कहाँ पे, गंतव्य स्थान तक, और यहाँ से भी बाहर करेंगे, है ना। तो सेल से कहाँ पे लाए, गंतव्य स्थान तक। परिवहन ये भी हो गया, ये भी कहाँ कुछ ना कुछ हानिकारक पदार्थ जा रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो देखिए इस तरह से डेफिनेशन का क्या होता है जैसे परिवहन का, ये देखो डेफिनेशन, परिभाषा यहाँ पे लिखें, देखिए दिखा पाए यहाँ पे देखिए, परिवहन क्या हो गया, उपयोगी पदार्थों का सेल तक पहुँचना। अभी बोल रहे थे जैसे ऑक्सीजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ऐसा हमारे लिए क्या है, उपयोगी पदार्थ है, उसका बॉडी के हर एक कोशिका तक पहुँचना। वही लिखे हैं, उपयोगी पदार्थों का सेल तक पहुँचना। एवं उपापचय क्रिया के फलस्वरूप, वही बोल रहे थे, कोशिका में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप एटीपी बनता है, ऊर्जा बनता है ना। और बनेगा तो क्या, कुछ हानिकारक पदार्थ भी बनेगा, है ना। तो उपापचय क्रिया के फलस्वरूप अनुपयोगी एवं हानिकारक, जो हमारे लिए बॉडी में उपयोगी नहीं है और हानिकारक है, उसका क्या करेंगे, उस पदार्थों को कोशिका से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। मतलब कि जहाँ से लाए थे या जहाँ पे इसका मूल गंतव्य स्थान है, लास्ट पॉइंट है, वहाँ पे
पहुंचा देना, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? परिवहन। परिवहन बोलते हैं इस प्रक्रिया को, क्या बोलेंगे? परिवहन। तो ये हो जाएगा आपका छोटा सा डेफिनेशन, इसको थोड़ा सा याद करना। देखो याद करना बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर याद करना पदार्थों का सेल तक पहुंचना एवं उपापचय क्रिया के फलस्वरूप अनुपयोगी एवं हानिकारक पदार्थों को सेल से गंतव्य स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, सिंपल सा है, तो इसको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, ये हो गया तो आपका क्या? परिवहन। ठीक है, अब देखिए परिवहन करने के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी में। ऐसा थोड़ी है जैसे हमको कहीं जाना होगा, हमको यहाँ से मार्केट जाना होगा तो हम साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, बस से जाएंगे, कहीं से ज़्यादा दूर जाना होगा तो बस से जाएंगे, अधिक दूर जाना होगा तो ट्रेन से जाएंगे, है ना। तो हमको परिवहन करने के लिए कुछ ना कुछ परिवहन की आवश्यकता होती है ना। उसी को बोलते हैं, देखो क्या उसमें काम करता है हमारा कौन? परिवहन तंत्र। मतलब कि परिवहन तंत्र में कौन कौन भाग लेगा? परिवहन तंत्र, परिवहन जो करवाएगा कौन करवाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखे है परिवहन कार्य में कार्यरत सभी अंग मिलकर परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि परिवहन कार्य जो होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ग्लूकोज है, हानिकारक पदार्थ है, उसको जो परिवहन एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा वो कौन करेगा? वो सब जो अंग करेगा, उस सब अंग को मिलाकर, कार्यरत सभी अंग को मिलाकर के ही बोलता है, उस बोलते हैं क्या? परिवहन तंत्र बोलते हैं। उस सब मिलाकर बोलते हैं क्या? परिवहन तंत्र। तो प्लांट में परिवहन तंत्र जो होता है, पौधे में, वो होता है मूल रूप से संवहन बंडल। अगर प्लांट की बात करेंगे तो मूल से क्या हो जाएगा? संवहन बंडल, है ना। और संवहन बंडल कौन कौन है? तो जाइलम और फ्लोएम है। उसी तरह से मानव में कौन हो जाएगा? रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी में क्या क्या है? तो धमनी है, शिरा है, केशिका है, लसिका वाहिनी है ना। ये सारे है क्या? रक्तवाहिनी। तो ये सब मिला के क्या हो जाएगा? परिवहन तंत्र का निर्माण कर रहा है हमारे बॉडी में, ये है ना। अब देखिए यहाँ पे जो मूल फोकस मेरा है वो है पौधों में परिवहन का। तो पौधों में सिर्फ देखेंगे, मानव में आएंगे तो अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। ठीक है, देखिए अब जैसे कुछ प्लांट है एक कोशिकीय है, जैसे शैवाल, अधिकतर शैवाल जो है एक कोशिकीय है ना। तो शैवाल में यह बोल सकते हैं कि एक कोशिकीय जीव लिख दिया हूँ, परिवहन में उसमें परिवहन कैसे होगा? तो उसमें सिंपल सा रखना, एक प्रक्रिया होती है विसरण क्रिया ना, विसरण क्रिया द्वारा होता है एक कोशिका। जैसे देखो यहाँ पे है एक कोशिकीय, कोई कोशिका जीव है जो सिर्फ एक कोशिका का है। इसी में केंद्रक है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया है, इसी में सारे सिस्टम है ना, इसमें सारे ऑर्गेनली लगा हुआ है ना। तो इसमें अगर हमको कुछ ले जाना होगा या कुछ बाहर निकालना होगा, जो उपयोगी पदार्थ होगा उसको लाना होगा, जो अनुपयोगी और हानिकारक है उसको बाहर निकालना होगा। तो चूंकि ये एक ही सेल का है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? परमिएबल होता है, पारगम्य होता है। तो यहाँ से सीधे सीधे लेके और जो जिसको हराना है उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। उस प्रक्रिया को जो उसमें जो प्रक्रिया लगती है उसको बोलते हैं विसरण प्रक्रिया। तो सिंपल सा है, ये विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है कौन? एक कोशिकीय जीव, या बोल सकते हैं निम्न अकशेरुकी जीव करता है। किससे? विसरण क्रिया द्वारा परिवहन करता है। ठीक है, अब सीधे सीधे आ जाइए जाइलम और फ्लोएम क्या क्या है। अभी बोले थे कि प्लांट में जो संवहन बंडल है या परिवहन जो करता है, परिवहन तंत्र जो बनाता है वो कौन है? जाइलम और फ्लोएम, है ना। तो जाइलम और फ्लोएम में बहुत बार अंतर पूछता है कि जाइलम फ्लोएम में क्या क्या अंतर है। जाइलम फ्लोएम के बहुत सारे कार्य हैं ना, देखिए इसमें क्या क्या अंतर है। देखो ये इधर लिखे हैं जाइलम, इधर लिखे हैं फ्लोएम, है ना। देखिए ये हो गया जाइलम का कार्य इधर लिखे हैं, फ्लोएम का कार्य इधर लिखे हैं। जाइलम क्या क्या करेगा? जाइलम मूल रूप से जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, ये लिखे हैं परिवहन। तो जाइलम क्या करेगा? जल और खनिज लवण का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम सिर्फ खाद्य पदार्थ ले जाएगा, है ना। खाद्य पदार्थ रहता है प्लांट में सुक्रोज के फॉर्म में, तो याद रखना सुक्रोज को क्या करता है? परिवहन करता है ना। जाइलम ले जाएगा क्या क्या? जल, खनिज लवण, और फ्लोएम क्या जाएगा? खाद्य पदार्थ। उसी तरह से जाइलम में कुछ स्पेशल प्रकार की जाइलम क्या है? उत्तक है। जाइलम फ्लोएम क्या है? उत्तक है। तो उत्तक किससे बनता है? आपको पता होगा। उत्तक जो बनता है बहुत सारे सेल को मिला करके बनता है उत्तक। एक ही प्रकार के सेल का ग्रुप कहलाता है क्या? टिश्यू, उत्तक। तो जाइलम में कौन कौन सा उत्तक है? देखो मूल रूप से जैसे 4 सेल्स होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन आपको 2 याद रखना है कम से कम। इसमें जो सेल्स है वाहिका है और एक वाहिनिका है। जाइलम में मुख्य जो सेल है 2 है, कौन? वाहिका और वाहिनिका। जबकि फ्लोएम में चालनी नलिका है ना, जिसको बोलते हैं सीव ट्यूब्स। तो फ्लोएम में ये सेल हो गया। ठीक है, तीसरा डिफरेंस है ये जो होता है जाइलम बड़ा जो भाग होता है प्लांट के बाहरी भाग में होता है। बाहरी भाग मीन्स क्या हो गया? बाहरी भाग मीन्स हो गया, देखो अगर ये प्लांट का ब्रांच है तो इसके इस साइड में बाहरी भाग में होगा क्या? जाइलम, और भीतरी भाग में होगा ये फ्लोएम, भीतरी भाग में, है ना। तो जाइलम रहेगा कहाँ पे? प्लांट के बाहरी भाग में, और भीतरी भाग में देखो यहाँ पे लिखे हैं भीतरी भाग में रहेगा क्या? ये जो रहेगा वो क्या है? फ्लोएम, और ये रहेगा जो ये जाइलम, ये फ्लोएम। ओके, तीसरा देखिए, तीसरा डिफरेंस जाइलम क्या है?
जाइलम डेड सेल होता है। जाइलम जो होता है बाहरी ओर क्या होता है, मृत कोशिका होता है, वो जीवित नहीं होता है। जबकि फ्लोएम में जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है, जीवित होता है, लिविंग सेल होता है। ठीक है, तीसरा है, चौथा है, देखिए ये, हाँ, परिवहन जो होगा जाइलम में वो कैसा होगा, एक दिशीय होगा। जबकि फ्लोएम में जो परिवहन होगा वो क्या होगा, द्विदिशीय होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये प्लांट है ना, ये है क्या, प्लांट है ना, तो यहाँ पे मान लो कोई ये इसका रूट है ना, और ये रूट हेयर, मूल रूम जिसको बोलते हैं, ये सारे हैं, बहुत सारे हैं, है ना। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से जल आता है इसमें, कैसे कैसे आता है बताएंगे आगे। कहीं यहाँ से जल आया इसमें तो नीचे से आता है जल कहाँ पे, ऊपर की ओर, है ना। मान लो यहाँ पे कोई पत्ती है तो ऐसे होगा, पत्ती में जाता है ना। तो देखिए, तो जल जब भी आएगा तो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। क्या बोले, जल जब भी आएगा तो कैसे जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। मतलब कि इसका जो परिवहन होगा एक ही दिशा में होगा। इसलिए बोलते हैं कि जाइलम में जो परिवहन होता है कैसा होता है, एक दिशीय होता है। जाइलम जल कभी भी पत्ती से रूट की ओर नहीं आता है। ठीक है, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम में देखो लिखे हैं द्विदिशीय। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे पत्ती में बनता है क्या, इसका बनता है खाना, क्या बना, ग्लूकोज बना, है ना। तो ग्लूकोज बना तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इस पत्ती में बनेगा तो उसके अगला पत्ती में नहीं बन रहा है, या अगला पत्ती में कोई मारने वाला काम है, मतलब डेड सेल हो गया है, तो भोजन जो ग्लूकोज बना वो इस पत्ती में भी आएगा। अच्छा, ब्रांच में भी तो नहीं बनता है, ब्रांच हो गया, जड़ हो गया, इसमें तो नहीं बनता है खाना, तो यहाँ भी तो चाहिए ना, यहाँ भी चाहिए और इसके ऊपर में भी चाहिए, अगले पत्ते को भी चाहिए। तो फ्लोएम का जो काज होगा, मतलब कि खाद्य पदार्थ जो परिवहन होगा फ्लोएम से, वो दोनों दिशा में होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, दाएं बाएं सब जगह होगा, मतलब द्विदिशीय होता है ना। तो फ्लोएम का जो काज होगा कैसा होगा, वो द्विदिशीय होगा, ना कि एक दिशीय। एक दिशीय सिर्फ जाइलम होगा। ठीक है, ये आपको 1 2 3 4 5 5 गो डिफरेंसेस हो गया आपका, 5 गो अंतर। ठीक है, कुछ बातें और है जो हम करेंगे। देखो, एक क्वेश्चन है, देखो, पौधे में जल का अवशोषण कैसे होता है ना। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पौधे में जल का अवशोषण कैसे होता है। देखिए कैसे होता है, बताते आते हैं। देखो देखिए, यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, यहाँ पे है, मान लो क्या है, यहाँ पे इसका रूट है, यहाँ पे मान लेते हैं रूट हेयर है ना। तो रूट हेयर कहाँ पे है, मिट्टी में रहेगा। रूट हेयर कहाँ पे रहेगा, मिट्टी में रहेगा, है ना। और मिट्टी में जो जल होता है, मिट्टी में जो जल होता है, और रूट हेयर जैसे मान लो ये है ना, और इसमें कुछ कोशिकाएं होंगी, जैसे मान लो एक कोशिका है ये रूट हेयर, इसको बड़ा करके बनाए हैं, है ना। तो मिट्टी का जो प्रसरण दाब होता है वो होता है कम, और इस सेल का मूल रोम में जो सेल है, कोशिका है, उसका दाब होता है क्या, अधिक, है ना। तो वाटर जो है मिट्टी से आता है किसमें, मूल रोम के कोशिका में, मतलब कि कम दाब से अधिक दाब की ओर आता है। और ये तभी होता है जब सिर्फ कोशिका में होता है। इसी को बोलते हैं परासरणी दाब। देखो यहाँ पे लिखे, इसको बोलते हैं क्या, परासरणी दाब। ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लिविंग टिश्यू में होता है ना। जैसे मान लेते हैं एक होता है, जैसे एक सेकंड के लिए मान लो ये कोई चीज़ है, क्या पता है, नहीं है, सेल है, मान लेते हैं सेल है ना। तो सेल में देखो अभी इसमें ग्रेडियंट कम है ना, और एक सेल है इसमें ग्रेडियंट, इसमें जल है, इसमें क्या है, जल है, और इसमें जल की मात्रा कम है। देखना ध्यान से, इसमें जल अधिक है, इसमें जल कम है। देखो अभी बोले थे यही, इसमें कम है जल, इसमें अधिक है। यहाँ इसमें जल अधिक नहीं है, इसमें कुछ और भी पदार्थ है ना। जो सेल में जैसे कुछ रहता है बहुत सारे पदार्थ, कोशिका रस वगैरह, तो सारे हैं, लेकिन जल की कमी है। यहाँ पे जल कम है, यहाँ पे ग्रेडियंट पदार्थ जो है कम है, लेकिन यहाँ पे अधिक है। तो जो जिसमें जो जल होगा वो आ जाएगा कहाँ पे, इसमें। ये कैसे होता है, तो कोशिका झिल्ली सिर्फ जल के लिए पारगम्य होता है, तो आ जाता है, सिर्फ जल आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं, है ना, परासरणी दाब।
तो ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर लिखें इसका क्या कि मूल रोम के सेल में परासरण दाब अधिक होने के कारण जो होता है ना, परासरण दाब इसमें अधिक होगा, इसमें कम होगा, तो अधिक से कम से अधिक की ओर आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है पौधे में खनिज लवण का अवशोषण। पौधे में खनिज लवण जो होता है, अभी बोले थे जल और खनिज लवण, देखो यहाँ पर लिखे जल और खनिज लवण का परिवहन होता है। तो पौधे में खनिज लवण का अवशोषण कैसे होता है? आयन के रूप में होता है। आयन के रूप में होता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, फास्फोरस आयन। ये क्या है सर? नहीं समझ में आया? देखो ये क्या है, देखो एक सेकेंड। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, ये कोशिका है ना। तो कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। और कुछ प्रोटीन आयन के रूप में काम करते हैं। जैसे अच्छा, जो प्रोटीन आयन के रूप में काम करता है उसको बोलते हैं आयन पंप। अगर सोडियम का आयन का काम कर रहा है तो इसको बोलते हैं सोडियम आयन पंप। अगर पोटेशियम को के रूप में पंप के रूप में काम करे तो उसको बोलते हैं पोटेशियम आयन पंप, है ना। तो आयन के रूप में क्या करेगा? जो प्रोटीन आयन सोडियम आयन पंप है, जो पोटेशियम आयन पंप है, वो जो फास्फोरस आयन पंप है, वो क्या करेगा? सोडियम को इस पंप के द्वारा आसानी से अंदर आ जाएगा, पोटेशियम आसानी से अंदर आ जाएगा, फास्फोरस आसानी से अंदर आ जाएगा। तो ऐसे होता है इसका परिवहन। यही लिखे हैं, आयन के रूप में इसका अवशोषण होता है। आयन के रूप में आयन रहेगा तो अपने आप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कोशिका झिल्ली में लगा हुआ है पहले से ही सोडियम आयन पंप लगा हुआ है, उस पंप के जरिए आ जाएगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्थानांतरण है। स्थानांतरण क्या है? देखो, पौधों में जल, खनिज लवण तथा खाद्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में जाना स्थानांतरण। देखो, स्थानांतरण कुछ नहीं है, परिवहन का ही छोटका भाई है। कैसे? देखो, अब पौधा में जैसे यहाँ से जल आया, यहाँ जल आया मूल रोम में, मतलब जड़ में, और पत्ती बना, खाना बना कहाँ पे? पत्ती में। खाद्य पदार्थ कहाँ पे बना? पत्ती में। तो पत्ती से बना तो यहाँ भी आना चाहिए। स्टेम में भी तो सेल है, तो इस सेल को भी चाहिए भोजन, है ना। तो पत्ती से आएगा कहाँ पे? स्टेम में। अच्छा, यहाँ पे जल है तो जल पत्ती में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा, क्योंकि सारे सेल्स को जल की आवश्यकता होती है ना। तो सेल जल यहाँ से जड़ से जा रहा है स्टेम में, ब्रांच में जा रहा है, स्टेम में जा रहा है, फ्लावर में जा रहा है, फूल में जा रहा है, किसी में जा रहा है ना। तो जा रहा है, तो एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा है। उसी तरह से भोजन पत्ती में बन रहा है, ब्रांच में आ रहा है, तना में आ रहा है, स्टेम में आ रहा है ना। तो एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या? स्थानांतरण। यहाँ पे लिखे हैं वही बात, पौधों में जल, खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का एक भाग से दूसरे भाग में जाना। पत्ती में बना तो रूट में जाना, रूट में बना तो पत्ती में जाना, एक भाग से दूसरे भाग में जाना, इसको बोलते हैं क्या? स्थानांतरण बोलते हैं। ठीक है, ये जाएगा तुम्हारा क्या? स्थानांतरण का डेफिनेशन, परिभाषा। तीसरा पॉइंट, अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? देखिए क्या होता है वाष्पोत्सर्जन, समझना। देखो, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? देखिए, जैसे एक प्लांट है ना, और यहाँ से रूट हेयर है, ठीक है। तो रूट हेयर से इसमें आ गया क्या? आ गया जल, आ गया आपका जल, आ गया जल, आ गया जल। क्यों आएगा? अभी बताए थे, प्रसरणी दाब के कारण। किसके कारण? प्रसरणी दाब के कारण, ठीक है, प्रसरणी दाब के कारण। ओके, देखिए, अब जैसे मान लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक रूट हेयर ऐसे है ना, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, उसी तरह से यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, उसी तरह से यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, यहाँ एक सेल, ऐसे करके सेल्स लगे हुए हैं, कोशिकाएं लगी हुई है ना। अब जैसे मान लेते हैं जल आया इस सेल में, तो ये सेल क्या होगा? फूल जाएगा। जल आएगा तो फूल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही फूलेगा, है ना, वो क्या करेगा? इसमें जल अधिक हो जाएगा, तो जल क्या करेगा? अगले वाला को दे देगा, अगले वाला सेल को जिसमें कम है जल उसमें आ जाएगा। जैसे मान लो इसमें सेल आ गया, जल आ गया तो इसमें दे देगा। उसी तरह से इसमें कम है तो इससे आ जाएगा इसमें, उसी तरह से इसमें आ जाएगा, है ना। और यही प्रक्रिया लगातार दिन रात चलते रहता है ना। ये प्रक्रिया लगातार चलते रहता है। अब आगे मान लो कि एक क्या है? पत्ती है ना, एक पत्ती है ना। और यही प्रक्रिया होते होते कहाँ पे गया? यहाँ पे गया। कहाँ पे गया? स्टेम में चल गया, ठीक है। चल गया कहाँ पे? स्टेम में। स्टेम में कुछ कोशिकाएं इस तरह से अरेंज होती है ना। कुछ कोशिकाएं ऐसे होती है,
ऐसे कुछ इस तरह से सेम के बीज के जैसा, है ना, और इसके ऊपर ऊपर कवरिंग होती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये यही वाला सेल आया कहाँ पे, यहाँ पे। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं गार्ड सेल। ये क्या हो गया, गार्ड सेल हो गया, गार्ड सेल। रक्षक कोशिका इसको बोलते हैं हिंदी में, रक्षक कोशिका। तो ये आ गया, वाटर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब गार्ड सेल में ये सिस्टम है कि ज़्यादा इसमें पानी बर्दाश्त नहीं करेगा, है ना। इसमें पानी जो रहेगा, वाटर जो रहेगा लिमिटेड तक ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, फूलता रहता है, ये फूलता है। वाटर बहुत सारा आगे आ गया, बहुत सारा आता है तो क्या हो जाएगा, फूल जाता है। और जब पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, ये वाष्प के रूप में यहाँ से पानी निकाल देता है। यहाँ से क्या करेगा, वाष्प के रूप में पानी निकाल दिया, है ना। वाष्प के रूप में क्या करता है, पानी निकाल देता है, ठीक है। तो वाष्प के रूप में पानी का निकलना कहलाता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। हाँ देखो यहाँ पे क्या क्या होगा, मूल रूप से जलाया। अच्छा, ये जो प्रक्रिया बन रहा है, ये जो पूरा जड़ प्लांट में तुमको जल दिख रहा है, पूरे प्लांट में, पूरे सेल में, ऐसे वाटर को बोलते हैं जल स्तंभ। इसको क्या बोलेंगे, जल स्तंभ बोलते हैं, वाटर कॉलम बोलते हैं, है ना। तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया में जल स्तंभ बनता है प्लांट में, है ना। किसमें, वाहिका और वाहिनिका सेल्स में। और फाइनली कहाँ पे आता है, पत्ती में। पत्ती में होता है गार्ड सेल। गार्ड सेल से वाष्पोत्सर्जन मतलब कि जल वाष्प के रूप में निकल जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। देखिए लिखे हैं, पादप सेल में, प्लांट सेल में परासरण प्रवणता के फलस्वरूप। परासरण प्रवणता क्या हो गया, जिसे मान लो एक सेल है, इसमें कुछ कोशिका रस है, कोशिका रस है ना। तो कोशिका रस जो इसमें है उसको बोलता है परासरण प्रवणता, ठीक है। और इसके कारण जो दाब उत्पन्न होगा, इसमें अगर परासरण कुछ कोशिका रस है तो इसके कारण कुछ दाब उत्पन्न होगा ना इस सेल में, है ना। तो इस कारण से जो दाब उत्पन्न होता है, इसी कारण से जो है जल अगले सेल में पहुंचता है। इसमें दाब अधिक रहेगा तो आ जाएगा इसमें रहेगा तो अधिक, तो इसमें आ जाएगा, अगले सेल में आ जाएगा। उस तरह से आगे बढ़ते जाता है ना। वही लिखे हैं, परासरण प्रवणता के फलस्वरूप परासरण दाब उत्पन्न होता है, जिस कारण से जल अगले सेल में पहुंचता है, अपने से अगले में पहुंचेगा, है ना। और इस तरह जल स्तंभ बनाते हुए, जल स्तंभ बनता है इस तरह से, है ना। जल स्तंभ बनाते हुए पत्ती के रक्षक सेल में पहुंच जाता है। गार्ड सेल को बोलते हैं रक्षक कोशिका। रक्षक सेल में पहुंच जाता है, जहाँ पे जल वाष्प के रूप में निकाल दिया जाता है। इस तरह से होता है क्या, वाष्पोत्सर्जन। देखो अलग अलग प्लांट के अलग अलग वाष्पोत्सर्जन की क्षमता होती है ना। लेकिन एक बात आप रखना, प्लांट जितना भी वाष्प का यहाँ से अवशोषण करेगा, है ना, उसका सिर्फ 10% ही यूज करेगा, बाकी 90% वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकाल देता है ना। तो यूज कितना करेगा, 10% ही यूज करता है, बाकी सारा क्या करता है, निकाल देता है ना। अब यहाँ से तुमसे अगर सवाल ऐसे पूछते कि एक प्लांट जो है दिन भर में 10 लीटर पानी अवशोषण कर रहा है, तो कितना पानी का वो यूज करेगा, है ना। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 का 10%, सॉरी 10 का 10%, 2 0 कैंसिल लिखा जाएगा, है ना। 1 मतलब कि 1 लीटर पानी का उपयोग कर पाएगा वो, बाकी बात सब वाष्प के रूप में निकाल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मतलब क्या, कि खाद्य पदार्थ का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे पत्ती में बना है तो स्टेम में आना, ब्रांच में आना, रूट में आना, है ना। ये यहाँ पे लिखे, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम के चालनी नलिका द्वारा संभरण सिरे से उपभोग सिरे की ओर द्विदिशीय होता है। क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा कि खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होगा, है ना, वो कैसे होगा, फ्लोएम से भी बोल रहे थे। फ्लोएम से होता है क्या, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, है ना। खाद्य पदार्थ में फ्लोएम में कौन सा सेल्स होता है, तो चालनी नलिका होता है, बता चुके हैं, चालनी नलिका होता है ना। कहाँ से कहाँ तक होता है, तो संभरण सिरे से उपभोग सिरे की ओर। अब ये क्या है सर, संभरण सिरा उपभोग सिरा क्या है, देखो एक सेल है, इसमें खाद्य पदार्थ भरा हुआ है ना। इसमें क्या है, खाद्य पदार्थ भरा हुआ है ना। और एक सेल यहाँ पे है जिसमें खाद्य पदार्थ कम है, मतलब कि इसको चाहिए, इसको उपभोग करना है, खाना है इसको, है ना। और इसमें भरा हुआ है, तो जिसमें भरा हुआ है, जिस सेल में खाद्य पदार्थ भरा हुआ है, उसको बोलते हैं संभरण सिरा, है
है ना। और जहाँ पे उपयोग होना है उसको बोलते हैं उपभोग सिरा, है ना, कंजम्पशन एंड बोलते हैं उसको। तो जैसे मान लो पत्ती में बनेगा, पत्ती के कोशिका में क्या हो रहा है, खाना बन रहा है, बस प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा, तो यहाँ पे भर जाएगा और अगले वाला में नहीं है तो अगले को देगा। उसी तरह से इसमें भर जाएगा तो अगले को देगा, है ना। ये प्रक्रिया चलते रहता है ना। तो ये हो गया संभरण शिरा, ये हो गया उपभोग शिरा। संभरण शिरा से कहाँ जाएगा, उपभोग शिरा की ओर। कैसे जाएगा, किस सेल से, तो फ्लोएम के चालनी नलिका द्वारा, सीव ट्यूब्स द्वारा, है ना, उपभोग शिरा की ओर। द्विदिशीय होता है, मतलब कि ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। पत्ती बनेगा तो पत्ती से ऊपर भाग जाएगा, नीचे भाग में भी जाएगा, सारा जगह जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, प्लांट में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, है ना। इतना को कर लो, तुम्हारा 10th में प्लांट के परिवहन चैप्टर से, परिवहन टॉपिक से जितने क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद करते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि इसे बहुत कम ही पढ़ना है तुम्हारा एनसीईआरटी में, और उससे बहुत ज़्यादा पढ़ा चुके हैं, है ना। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।